इस कहानी का उन्माद है रेत पर खून। राबिया के बगैर मांगे वेटर ने कॉफी का कप उसके सामने रख दिया और उसके थैंक यू पर मुस्कुराकर यू आर वेलकम कहकर पीछे खिसकने लगा। सांवले चिकने चेहरे पर चमकते सफेद दांत, दरमियाना कद, गठीला बदन और अंग्रेजी की जरूरत भर जानकारी। मिशन का हाई स्कूल पास, औसत मुंडा नौजवान। वो आज 6 दिन से राबिया की मेज पर तैनात रहता था। पहली बार तो राबिया को अकेले अंदर आकर के बैठते देख करके कोई उसकी मेज पर ऑर्डर लेने ही नहीं आया। मेज बजा करके उसने 3 वेटरों और मैनेजर का ध्यान अपनी तरफ किया। छोटे से शहर में एक औरत का अकेले किसी रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने आना आज भी हैरानी की बात है। शायद वे लोग झुंड बना करके यही बात कर रहे थे। 3 बार मेज बजाने के बाद बाकी वेटरों ने सलाह मशवरा करके इस नौजवान को उसकी मेज पर भेजा था। खाने का ऑर्डर लेते हुए उसने हिम्मत करके पूछा था, मैडम अकेली है? हाँ। और रात का खाना लगभग इसी वक्त कई हफ्ते तक रोज यहीं खाएंगे। उस वेटर की आंखों की हैरानी बढ़ गई और बराबर बढ़ते हुए उस वक्त अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब राबिया ने कॉफी मंगवाई और दूध चीनी डाले बिना पी गई। 2 दिन के बाद उस हैरानी की जगह स्वागत की मुस्कुराहट ने ले ली, जो तहजीब की दूरी रखकर अपनापन बनाए रखती थी। खास मिशन ट्रेनिंग। आज 7वें दिन उसकी पसंदीदा कॉफी बगैर कहे बिना दूध और चीनी के उसके सामने आ गई थी। लेकिन उस वक्त ना तो राबिया का ध्यान कॉफी पर था, ना ही जैकब मुंडा की झेपती मुस्कुराहट पर। उसके कान तो ठीक उसके पीछे वाली मेज पर बैठे 4 नौजवान लड़के लड़कियों की बातों पर लगे थे। अब तक की उनकी बातचीत से वो इतना तो समझ ही गई थी कि उनमें से एक लड़का और एक लड़की नए आईएएस हैं, जो झारखंड काडर होने की वजह से फील्ड ट्रेनिंग के लिए यहाँ खूंटी आए हैं। दूसरी लड़की रेवेन्यू सर्विस की थी और बिहार से अलग हुए झारखंड को विरासत में मिले करप्शन का रोना बीच बीच में रो लिया करती थी। चौथा लड़का पत्रकार जैसा कुछ था। चारों की बातें घूम फिरकर उसी मुद्दे पर आ जाती थी जिसमें राबिया की दिलचस्पी थी। आखिर राबिया से रहा नहीं गया। गुनगुनी कॉफी के 2 घूंट भर गए। बिल देखकर ट्रे पर पैसे रखते हुए वो उठी और उनकी मेज पर गई। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसके अरेस्ट की बात कर रहे हैं? 3 अफसरों के चेहरे पर पर्दा सा गिरने लगा। उन्हें इसे गिराने की मशक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी के फाउंडेशन कोर्स से ही शुरू करवा दी जाती थी और 2 साल की ट्रेनिंग में ये आदत उनके वजूद का हिस्सा बन जाती, ताकि कोई उनकी आंखों में उनके दिल का हाल ना पढ़ ले। ना जाने ये नौजवान इश्क कैसे करते होंगे। खैर, पत्रकार शायद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया, राबिया को घूरते हुए बोला, आप? राबिया ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे घबरा करके वो पत्रकार यूं पीछे हुआ जैसे वो हाथ नहीं कोई कट्टा हो। मैं राबिया सदाकत हूँ। इस क्षेत्र में कोई 17 दिनों से हूँ। लड़की के चेहरे से पर्दा जरा सरकना शुरू हुआ। आप लेखक है ना? राबिया के दिल ने गर्व की अंगड़ाई ली। जो भी कहिए जनाब, एक वक्त में तो आईएएस को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बाद में उनका जो भी हश्र होता हो। मुस्कुरा करके उसने पूछा, आपने मेरा लिखा कुछ पढ़ा है? जी नहीं, डीसी साहब आपके बारे में बता रहे थे। जवाब सुनकर फक्र की अंगड़ाई आधे में संभल गई। लेकिन डीसी उसे जानते हैं, ये बाकी तीनों के लिए काफी परिचय था। लड़कों में से एक लपक कर एक और कुर्सी ले आया। दरअसल मैं यहाँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हूँ, नक्सल आंदोलन में औरत का स्थान। आपकी बातचीत से लगा कि कुछ नक्सली आज गिरफ्तार हुए हैं। पर्दा फिर नीचे सरकने लगा। राबिया ने सोचा, पूरी बात 2-4 वाकयों में कह दी जाए तो शायद फायदे में रहे। देखिए, आप ना बताना चाहे तो ना बताएं, जान तो मैं जाऊंगी ही। आज रात ना सही तो कल सुबह डीसी साहब ही बता देंगे। उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं ने मुझे और आगे जाकर नक्सलियों से सीधा संपर्क कायम करने से रोका है। इस आश्वासन पर कि यदि कोई नक्सली पकड़े गए
तो मेरी उनसे मुलाकात ज़रूर करवाएँगे। आप लोग अगर अभी बता दें, तो कल मिलने का इंतज़ाम कर लूँ। पत्रकार ज़रा निर्भीक भी था और शायद प्रोफ़ेशन के चलते हुए ज़रा लापरवाह भी। ये भी हो सकता है कि वो राबिया को अपने कुनबे का समझ रहा हो। बाकी तीनों से पहले बोला, जी हाँ, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शायद यही खूंटी से किसी ने टिप ऑफ किया है। 14 नक्सली उली हाथों के पास जंगलों से पकड़े गए। 14 यानी बड़ा ग्रुप हुआ। उनकी कोई मीटिंग थी शायद। दूसरे क्षेत्रों से भी नक्सली आए हुए थे। आज शाम को खूंटी जेल पहुंचाए जाएंगे। कल सुबह अदालत में पेशी होगी। तो मुझे चलना चाहिए। कल तड़के सवेरे शायद मुलाकात का अवसर मिले। लेकिन मैडम, आप तो नक्सल आंदोलन में औरत के स्थान पर काम कर रही है ना? जहां तक मैं जानती हूँ, इस गिरफ्तारी में एक भी औरत नहीं है। राबिया ने रुक कर आईएएस लड़की को ध्यान से देखा। क्यों औरतें भी यही समझती हैं कि उनका होना या ना होना उनकी मौजूदगी पर निर्भर करता है? क्या आप ऐसा समझती हैं कि शारीरिक रूप से मौजूद होने पर ही औरत अपने अस्तित्व का एहसास करा सकती है? लड़की राबिया की तरफ तंज से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, आप लेखक हैं, बेसिर पैर की बात करना आपको पूरा हक है। डीसी के फोन और अपनी पहले से कुछ जान पहचान होने की वजह से राबिया को खूंटी जेल में जाने की इजाजत मिल गई। खुले मैदान को पार करके उस लाल चौकोर इमारत की चारदीवारी में घुसते हुए राबिया को याद आया कि क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भी पहली गिरफ्तारी पर इसी जेल में रखा गया था, रांची जेल भेजने से पहले। जेलर एक बंगाली साहब थे, तमीजदार, बाकायदा, खूबसूरत और कुछ साहित्य और कला की तरफ झुकाव रखने वाले। कमरे की दो कुर्सियों में से एक पर राबिया को बिठाते हुए उन्होंने एक सिपाही को हुक्म दिया, कल रात वालों को यहाँ बुला लाओ। आप बुरा न माने तो मैं ही अंदर चली जाऊं, वैसे भी अभी तो बहुत सवेरा है। आदिवासी आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से आज भी यहाँ जुर्म कम है। इसलिए अंग्रेजों की आधे एकड़ पर बनी छोटी सी जेल को बढ़ाया नहीं गया है। आज भी ये आधे से ज्यादा खाली रहती है। एक दिन में 14 कैदियों का लाया जाना इस जेल को भी हैरान कर गया होगा। और अगर ईंट पत्थरों को याद रहता है, तो इस इमारत को भी याद दिला रहा होगा जब बिरसा मुंडा और उसके 22 साथी 1994 में यहाँ लाए गए थे। गुलाबी जाड़ों की हल्की धूप में वे 14 लोग जमीन पर गोला बना करके बैठे थे। उनमें से एक उन्हें जमीन पर लकीरें बना करके कुछ समझा रहा था। वही उनका सरगना लगता था। जेलर ने उसी से बात की, तो कॉमरेड, स्टडी सर्कल जारी है? हाँ, अब क्या करें, आपने तो किसी काम से हमें लगाया नहीं। कैसी बात करते हैं कॉमरेड, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट ठहरे, आपसे काम करवा करके मुझे मरना है। कल आपकी भी तो सरकार बन सकती है। इसीलिए कल रात को हम सबकी जम करके धुनाई हुई है। अब क्या किया जाए कॉमरेड? आप लोग पुलिस वालों पर गोलियां बरसाएंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर के नए नए तरीके अपना करके माइंस बिछा करके सरकारी जीपों के काफिले उड़ा देंगे, और आप में से कुछ अगर हमारे हाथ लग जाएं तो हम उन्हें मारे भी ना। जेलर मुस्कुराए। अब ये तो मुर्गी पहले या अंडा पहले वाली बात हुई जनाब। आप हम पर अत्याचार करें, महाजनों का साथ दें, हमारी लड़कियों को उठाएं, हमारे जंगल दखल करें और हम चुप रहें। वो सब ना करें जो आप गिनवा रहे हैं। पहले आपने जंगल उजाड़े या पहले हमने आपके नगर बर्बाद किए? आप? उसने राबिया की तरफ सवालिया नजर उठाई। राबिया जी, ये मिहिर है। ये राबिया सदाकत आप लोगों से मिलना चाहती है। क्यों? मिहिर ने सवाल किया। हम लोग जंगल से पकड़ के लाए गए कोई नए स्पीशीज हैं क्या? सिगरेट देते जाइए जेलर साहब, मीर ने जाते हुए जेलर से कहा। राबिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लाल सलाम कॉमरेड। मुस्कुराते हुए मीर ने दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। किसी आंदोलन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके स्लोगन्स को चुरा लेना। इतनी बड़ी डकैती कर पाने का मुझ में न तो साहस है, न सलाहियत। राबिया ने उनके पास जमीन पर बैठते हुए कहा। जेलर उसे जरा हैरानी से देखता हुआ वापस दफ्तर चला गया।
अभी इन लोगों की पेशी से पहले उसे बहुत काम करना था। इनमें से किसी के पास बेल ऐप की बेल एप्लीकेशन नहीं होगी। लिहाजा उसे उस वक्त की भी तैयारी करनी थी जब इन्हें अलग-अलग जेलों में भेजा जाएगा। उसके चले जाने के बाद राबिया ने उन बाकी 13 लोगों पर नजर घुमाई। मिहिर को छोड़कर बाकी सब आदिवासी थे। मुंडा, उरांव और शायद एक आध खासिया भी। फिर अचानक उसकी नजर घूमते घूमते एक कम उम्र लड़के पर रुक गई। उसने कोशिश की कि नजर आगे बढ़े, लेकिन नजर थी कि बार बार उस लड़के पर लौट आती थी। क्यों? क्या इसलिए कि उसकी शक्ल दूसरों से अलग थी? रंग उसका भी सांवला था, लेकिन उसमें सुनहरी रेत किसी चमक थी। लंबी सी सुतवा नाक, बड़ी बड़ी जरा परेशान सी आंखें जो बार बार मिहिर पर टिक जाती थी। नारंगी की फांक जैसे तराशे हुए होंठ, कानों में चांदी के बाले और सर पर, हाँ, सर पर। इसी वजह से तो वो अलग लग रहा था। बाकी सबकी पगड़ियां सफेद थी और छोटी। उसके चटक लाल रंग की पेचदार पगड़ी जैसे गुजरात या राजस्थान। ठीक ठीक, ये शक्ल से ही राजस्थानी लग रहा था। खुद पर राबिया की नजर गड़ी हुई देख करके एक पल को उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने ठहर करके जरा हैरानी दिखाई, फिर वापस मिहिर की तरफ मुड़ करके उससे सहारा मांगने लगी। मिहिर की आंखों ने उसे हौसला दिलाते हुए एक हल्का सा इशारा जमीन पर बनी हुई लकीरों की तरफ किया, जिसे एक कैदी जल्दी जल्दी मिटा रहा था। राबिया मिहिर से बोली, आपका सावधानी बरतना जायज है। मैं आपको कोई सबूत नहीं दे सकती जिससे आपको भरोसा हो जाए कि मैं जासूस नहीं हूँ। बस इतना कहूंगी कि मेरा लक्ष्य आप नहीं है। मैं आदिवासी आंदोलनों में औरत के स्थान पर काम कर रही हूँ। एक किताब लिखना चाहती हूँ। मिहिर मुस्कुराया। जमीन पर सारी लकीरें मिट चुकी थी। ये देख करके उसने एक सिगरेट डिबिया में से निकाली और सुलगाते हुए बोला, हाँ, महाश्वेता देवी ने तो ज्ञानपीठ और दूसरे पुरस्कार जीत कर आदिवासियों पर लिखना फायदे का सौदा बना दिया है। सुनते हैं बीच में प्लानिंग कमीशन की एडवाइजर भी थी। आप कहाँ तक पहुंचना चाहती हैं? पहुंचना तो आदिवासी औरत की मानसिकता तक है, लेकिन वो बहुत दूर की मंजिल है। अभी तो इस लड़के के बारे में ही बता दीजिए। क्या नाम से थारो? मैंने पन्ना लाल कहे से। वो लड़का मिहिर के इशारा करने से पहले बोल उठा। उसकी आंखों में वो आत्मीयता उतर आई थी जो किसी पराई की बोली में अपनी मिट्टी की खुशबू पहचान लेने से आती है। आप इसके इलाके की हैं? मिहिर का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कह नहीं सकती, अभी तक तो ठीक से बात भी नहीं हुई। आपके कारण? उसके कटाक्ष पर मिहिर ने झुंझला कर सिगरेट जमीन पर रगड़ करके बुझा दी। तंज और शिकवा बाद में करेंगे। अगर मेरे लिए कोई बात हुआ, अगर आप मुखबिर नहीं तो हमारी एक मदद कीजिए। ये लड़का हमारा कॉमरेड नहीं है, कुछ महीने पहले ही आकर के हमसे मिला है। हम में से किसी की बेल नहीं होगी, कोई मांगेगा भी नहीं। आप बाद में इसको इसके ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। राबिया ने हाथ उठा करके उनके जुमले को बीच में रोक दिया। क्या मतलब है आपका? अगर आपके लिए कोई बात हुआ तो? मेरे खिलाफ बहुत से केस हैं। 3 तो पुलिस वालों के खून के ही हैं। कई और केस पुलिस सॉल्व करवाने की शाबाशी के लिए मेरे सर मड़ देगी। मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचा तो मुझे सजाए मौत होगी। चौंकिए मत, मुझे फांसी नहीं होगी। मुकदमा खत्म होने से पहले, काफी पहले, मैं जेल तोड़ करके भाग निकलूंगा। ऐसा बयान पुलिस वाले जारी करेंगे। पीछा करते हुए पुलिस वाले मुझे रुकने को कहेंगे और मेरा ऐसा ना करने की सूरत में एनकाउंटर में मेरी मौत होगी। इसलिए समय बहुत कम है। आज ही हम लोगों को अलग अलग कर दिया जाएगा। कोर्ट ले जाने वाली गाड़ी आने से पहले पन्ना सब कुछ समझ ले तो अच्छा है। पन्ना, तेरा नाम देवी प्रसाद है। यही नाम यहाँ रजिस्टर में दर्ज है। गांव के आसपास के गांव का नाम बताना और जहां तक हो सके सच बोलना। कहना कि बाप के पिंडदान के लिए गया जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, तू वैसे ही नीचे घूमने उतरा और गाड़ी अचानक चल दी। तू दौड़ा भी पर चढ़ नहीं पाया। फिर जंगलों में भटकता रहा और हमसे टकरा गया। गाड़ी के खराब होने की तारीख, जगह वगैरह सही बताना।
वो जांचेंगे और बाकी सब बातों पर भी विश्वास कर लेंगे। कहना कि तुझे पता नहीं था हम कौन हैं, कल हमारे साथ पकड़ा गया तो तुझे पता चला। तुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की कैद होगी, काट लेना। वहां से निकल करके देखना तू क्या करना चाहता है। 6 महीने बाद भी अगर तेरा मकसद वही रहे जो आज है, तो तुझे कहाँ पहुंचना है वो अभी तुझे समझा दिया। और अगर अपने गांव लौटना चाहे तो इनको कहना ये बीकानेर की गाड़ी में बिठा देंगी। मुझसे अब मिलना नहीं होगा। मिहिर मुड़कर दूसरे साथियों से मुंडारी में बात करने लगा। राबिया की नजरें पन्ना पर थीं, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मिहिर के चेहरे के, शरीर के हर हिस्से को इस नजर से देख रही थीं, जैसे उसे अपने दिल में नक्श कर लेना चाहती हूँ। कैसी जलन थी उन आंखों में, जिनमें कभी आंसू नहीं आएंगे, जो कतराएंगी या निर्जीव नहीं होंगी, बस जीवन का एहसास लिए धड़कती रहेंगी, जिनमें कुछ कर डालने की ललक उस वीरानी को हमेशा पीछे धकेलती रहेगी, जिसकी आहटें जिंदगी को अलग अलग मोड़ों पर बार बार दिल में उतरने की कोशिश करती है। फिर जेलर और उसके साथ 3-4 सिपाही आ गए और मिहिर हंस करके बोला बोला चलो भाई, शाही सवारी आ गई। जेलर की नजरें जमीन पर गड़ी थी। धीमे से बोला, सबको नहीं, अभी सिर्फ आपको ही जाना है। मिहिर का चेहरा गंभीर हो गया। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक आई और ओझल हो गई। तो आज ही हो जाएगा एनकाउंटर। जज पर भरोसा नहीं है या समय बर्बाद नहीं करना चाहते? क्या कहिएगा कि मैंने कोर्ट ले जाते वक्त भाग निकलने की कोशिश की? खैर, जो भी कहें, मैं तो सुनने के लिए रहूंगा नहीं। ठीक है साथियों, लाल सलाम। आग बुझने न पाए। 12 आदिवासी उसे एक टक देख रहे थे। उन्हें अपनों को कुर्बान कर देने की आदत थी, वैसे ही जैसे दीकू के हाथों मार खाने की, अपनी जमीन हड़प जाने की, जंगल के बारे में ऊट पटांग का कानून थोपे जाने की। दीकू ने तो उनके भगवान तक को दखल कर लिया था, लेकिन पन्ना उनमें से एक नहीं था। अचानक एक चीख सुनाई दी, जो कई पल जेल के अहाते में स्तब्ध रही। भाई साहब! वो दौड़ करके जाते हुए मिहिर से लिपट गया। मिहिर ने उसे जोर से बींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, जैसा कहा वैसा करना। अब जा। उसे धकेल कर मिहिर तेजी से बाहर निकल गया। अगले दिन एक मिहिर मिश्रा की काउंटर में मारे जाने की खबर छपी। पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी कि उसने भागने की कोशिश की और लाचार पुलिस को फायर करना पड़ा। उसके बाद मिहिर के कुकर्मों का खुलासा था और पुलिस की तारीफ, जो इतने खतरनाक नक्सलवादी को पकड़ भी पाई और मार भी सकी। पन्ना को 4 महीने की जेल हुई। राबिया वापस अपने घर चली गई और उसके छूटने से एक दिन पहले खूंटी आ गई। अब तक उसने कुछ और संपर्क इस इलाके में बना लिए थे और चारिट नाम के बिरसाइट गांव में ठहरी थी। पन्ना के छोड़े जाने के समय वो खूंटी गई और मिहिर की बात याद रखते हुए जहां तक संभव हुआ सच बोली। उसका नानका अजमेर राजस्थान में था। नाना मेयो कॉलेज में पढ़ाते भी थे और टोंक में एक छोटी सी जमींदारी भी थी। पन्ना का परिवार बहुत पहले उनके काश्तकार थे, इसलिए जब उससे 4 महीने पहले मिलना हुआ और सब पता चला तो आज वो उसे लेने आ गई। राजस्थान से यहाँ झारखंड उसके आने की क्या वजह थी उसे मालूम नहीं, मगर ये बात तो जेलर ने भी मानी कि लड़का सीधा साधा और बहुत अच्छा था। जेल से निकल करके खूंटी में उसे खाना खिलाते हुए जब राबिया ने उसे बताया कि वो उसके साथ दिल्ली जाने वाला है और उसके बाद वो उसे बीकानेर जाने वाली गाड़ी में बिठा देगी, वो चुपचाप सुनता रहा। खाना खत्म कर लेने के बाद बोला, आपने अपनी तरफ से तो ठीक ही किया उसे भाई साहब, पर मने तो मिहिर भाई साहब की डगर पकड़नी से। क्यों? थारे घर गरा में कोई ना से? राबिया ने सवाल किया। है ना भाई साहब, छोटा भाई से, बहन से, 4 बीघे जमीन से, माई भी से। तब और बापू? बापू ना से थारे? बापू का पिंडदान करने तो गया जा रहे थे, मैं और माई। एक बात बता पन्ना, तेरी इतनी सी तो जमीन होगी, घर द्वार भी छोटा सा ही होगा, रेगिस्तान की जिंदगी, क्या बचता होगा? तू अपने बापू का पिंड करने टोंक से इतनी दूर गया क्यों जा रहा था? उसकी अकाल मृत्यु भई ना,
भाई साहब, वो तो बड़ो टाट सा, मरने को कोई ना था। रेगिस्तानी ऊंट, 4-4 आदमियों का काम अकेले करो से, और सब करके थक हार के रावण हत्था लेकर के बजाता तो तड़के सवेरे भोर कर देता। तो फिर अचानक क्या हुआ? पानी कोई ना सहे हमारी जमीन पर, जितना ऊपर से गिरे बस वही से गुजारे को। फिर एक दिन कुछ सरकारी लोग आए जी, हमारी पंचायत के संग घनी बात की। पानी की नहर निकलनी थी और गांव हमारा उसके रास्ते में था, तो जी गांव को हटना था। सरकार हमें थोड़ी दूर बसाने को और उतनी सी जमीन देने को राजी थी, पर वो था जंगल, जिसे हमें साफ करके अपने बराबर की जमीन घेर लेनी थी। और जी हमें मुफ्त पानी देने का वादा भी किया। जिस दिन हमारे गांव को ढाने का काम सरकार चालू करने वाली थी, उससे पहली रात बापू सवेरे तक रावण हत्था बजा करके नाचता रहा, गाता रहा। खूब पी जी सबने। गांव उजड़ने का जश्न भी मनता होगा, ये कोई नहीं सुन सका होगा आज तक। फिर हमने 2 मील दूर नई जगह फिर हम 2 मील दूर नई जगह चले गए। जंगल साफ करके घर की छप्पर डाल के हम पानी की बाट जोड़ने लगे। पानी के तरस में 6 साल बीत गए। क्या कह रहे हो? राजस्थान वाली नहर तो कब की बन गई। बन तो गई जी, पर हमें पानी कोई ना मिला। पीने का पानी भी 4 मील दूर हो गया। माई 4-4 मटके भर करके लाती रोज। और पंचायत, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा जी, टोंक तक गुहार लगाई। जब नहर हमारे सामने से बह रही है तो हमारे लिए पानी न छोड़ने का मतलब कैसे? दफ्तर का बापू बोल गया, मुफ्त में पानी कोई न छोड़ेंगे। 1.5 लाख का इंतजाम करो और बड़े बाबू से सुनवाई का अलग। नई जमीन बंजर होने लगी। माई की सेहत गिरने लगी। फिर भी वो जंगल से खाने का जुगाड़ करती। बापू ने कुछ बकरियां पाल ली। फिर जी इलेक्शन आया और राजकुमारी जी हमारे वहां भी आई वोट मांगने को। हम सब देखने गए। कभी राजकुमारी देख ही नहीं था ना। राजकुमारी जी पानी पर बड़ा बोली। बोली, ऐसी सरकार जो हमें पानी तक नहीं दे सकती, उसे मार भगाना चाहिए। सरपंच हमसे बोला कि हम तो राजाओं के समय में सुखी थे, चलो इसी को वोट दे। वो मांग भी क्या रही है? कोई हमारा घर द्वार कपड़े लगते तो नहीं। पता चल गया, राजकुमारी जीत करके रानी बन गई। बापू ने हल को धार दी। सब बड़े बाबू के पास पहुंचे, पूछने के पानी कब छोड़ोगे। बाबू बोला, कौन सा पानी? सरपंच बोला, वही जो राजकुमारी जी ने देने का वादा किया था। बाबू बोला, टका लाए हो? सरपंच बोला, कौन से पैसे? राजकुमारी ने मुफ्त पानी देने का वादा किया था, हमने उसके बदले में वोट डाला था। बाबू खूब हंसा। बोलिया, वाह रे ठग, मुफ्त के वोट के बदले लाखों का पानी। सूद का दर तो देखो भला। बापू या तो हंसमुख मस्त या गुस्सैल जबरदस्त। उसे कोई ठग कहे और वो चुप सुन ले। उसने बड़े बाबू का गला पकड़ लिया। उसके बाद तो जी क्या पूछना, हुकुम सरकार, छोटे हुकुम सरकार सब निकला। सरपंच ने बीच बचाव करवाया। ये सब बातचीत चली रही थी कि 4-5 गांव से भी लोग आ गए, नई सरकार को उसके वादे याद दिलाने। शाम होते होते बड़े हुकुम सरकार के दफ्तर के सामने हजारों आदमी जमा हो गए। फिर 3-4 ट्रक भर के पुलिस भी आ गई और हमें घेर करके खड़ी हो गई। बड़े हुकुम सरकार बाहर आए और खुला हाथ नचा नचा करके कहने लगे, मैं कुछ ना कर सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरी मजबूरी समझो, अपने अपने घर जाओ। अब ये 6 साल तो पानी मिलने की आस में काट दिए। हमारी अपनी जमीन पर बनी नहर हमें ही प्यासा रखे थी। बड़े हुकुम की ऐसी बात सुनकर कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने घेरा घेरा डाल करके हमें पीछे धकेलने की कोशिश की। कुछ बूढ़े लोग गिर गए। फिर क्या था जी, जवान लड़कों ने भी लाठियां तान ली और लड़ने को तैयार हो गए। ऐसे में न जाने कहां से एक भनभनाता हुआ पत्थर आया और बड़े हुकुम के माथे पर लगा। भल भल करके अपना खून बहता देख वो चीखने लगे, फायर फायर। पहले तो जी मैं समझा फायर फायर का मतलब खून खून। फिर जब धूम धूम आवाज आई और मेरा बापू खड़े से एकदम जमीन पर गिर गया
और उसकी छाती से निकलता खून उसके सफेद कुर्ते पर लाल धब्बा बनकर फैलता हुआ सुनहरी रेत पर रिसने लगा। तब समझ में आया, फायर मतलब बंदूक चलाना, गोली दाग। पानी के लिए 7 लोगों ने जान दी, 27 घायल हुए। सातों को फूंकने के बाद ब्राह्मण बोला, पन्ना तेरे बापू की अकाल मृत्यु हुई से, उसकी मुक्ति नहीं होगी। ये सुनकर के माई आंगन में लौटने लगी, बोली जैसे भी करो उसकी मुक्ति करवाओ, चाहे हमारा सब कुछ कर ले लो। पंडित बोलिया, लेने देने को तेरे पास बचा ही क्या है, कर सके तो छोरे के हाथ से गया में पिंडदान करा दे, उसकी मुक्ति का यही एक उपाय है। तो माई और मैं गया चल पड़े। पहले दिल्ली, वहां से इलाहाबाद, फिर वहां से बनारस, कलकत्ता की गाड़ी पकड़ी। टिकट खरीदे, कभी बिना टिकट भरे डिब्बे में गठरी बने बिहार पहुंचे। रात का कोई 1 बजा था कि गाड़ी अचानक रुक गई। साथ के कुछ और लोग भी जग गए और सारे रेलवे गार्ड नीचे उतर आए। एक बाबूजी जो बिहार से ही थे और छठ पूजा में घर जा रहे थे, बताने लगे कि ये सासाराम का इलाका है और ये उग्रवादियों का क्षेत्र है। पहले तो बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक शब्द बार बार दोहरा रहे थे, नक्सली। फिर उसी के साथ एक और शब्द बोलने लगे, माओवादी। वैसे ये बाबू थे बड़े शरीफ। माई को माता जी मुझे बेटा कह रहे थे। सोचा उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि नक्सली और माओवादी कौन होते। बहुत कुछ जो उन्होंने बताया वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बस इतना समझ में आया कि ये लोग पुलिस वालों को मारते हैं। आज ट्रेन की पटरी पर पेड़ का तना भी इन्हीं लोगों ने फेंका था। एक्सीडेंट होता अगर ड्राइवर इतना चौकस नहीं होता और समय पर गाड़ी ब्रेक लगा करके रोक न देता। बीच बीच में एक मध्यम सी रोशनी दूर जंगल में दिखाई देती और गायब हो जा रही थी। मेरी आंखों के सामने उन पुलिस वालों के चेहरे नाचने लगे जो हम लोगों को पानी की जगह गोलियां दे रहे थे। फिर बापू के दर्द से भिजे हुए होंठ और वो उंगलियां जो रावण हत्थे के तारों पर ऐसी नाजुकी से नाचती थी, आज कैसी अकुलाती हुई सी मुट्ठी मुट्ठी भर रेत को भींच रही थी। धरती से अपना संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रही थी और धरती थी कि बालू बन करके उंगलियों से फिसली जा रही। पता नहीं कब मैं गाड़ी से उतर आया और जहां रोशनियां दिख रही थी उस तरफ चल पड़ा। जंगलों में बहुत अंतर नहीं होता और मैं राजस्थान के जंगलों के अंदाज पे चल पड़ा। कोई 2 घंटे बाद मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया और चिल्लाने से पहले मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध करके बड़ी दूर ले गए। बस, और बताने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो तू पकड़ा गया, ये तो पहले ही मिहिर भाई साहब ने कह दिया था। 3 महीने में 4 बार हम पकड़े जाने के करीब थे। मिहिर भाई साहब की होशियारी से बच गए। मैंने सब सीख लिया है जी, और ये भी समझ लिया है कि अगर मैं पुलिस को मार पाया तभी मेरे बापू की मुक्ति होगी। पर पन्ना बेटा, यहाँ की पुलिस तो टोंक की पुलिस नहीं है जिसने तेरे बापू को मारा। सब पुलिस एक है। इसका राबिया क्या जवाब देती? कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, पर तू उन तक पहुंचेगा कैसे? मेहर शाह ने रास्ता बता दिया है। और तेरी माई, उसका क्या? उसने जीवन भर गवाया ही है, खोने की उसे आदत है। ठीक है, अभी सो जा, सुबह बात करेंगे। रात को पता नहीं कब वो उठ करके चला गया। न जाने उसने बम बनाना, गोली चलाना या लाइन बिछाना सीखा या नहीं, लेकिन एक बात उसने जरूर सीख ली थी, किसी बाहर वाले पर भरोसा न करना। राबिया को नोएडा के इस फ्लैट में बसे हुए कोई 8 बरस हो गए थे। इन 8 बरसों में उसकी मरसिया पढ़ने की धाक यहाँ के शिया मुसलमानों में बन गई थी। मुहर्रम के 8 दिन उसके पास मजलिसें पढ़ने के बुलावे आते। कभी कभी शाम को 2-2 मजलिसें पढ़ती। अक्सर लोग उसके मुताबिक मजलिस का वक्त रखते। इमाम हुसैन और उनके पूरे खानदान का, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मक्का से इराक के एक शहर शाम के लिए चलना और करबला
में नदी के किनारे पड़ाव डालना। रेगिस्तान की तपती गर्मी में जोर और जबर से बने खलीफा यजीद का नदी के किनारे पहरा लगा देना और शर्त रखना, हुसैन यजीद को खलीफा मंजूर करें या जान से हाथ धोएं। और हजरत हुसैन का कहना कि खलीफा का चुनाव होना चाहिए, इसे जबरदस्ती छीनना इस्लाम के खिलाफ है। हुसैन का 6 महीने के असगर को गोद में लेकर के फौज से उसके लिए पानी की भीख मांगना और एक सिपाही का उस नन्हे से बच्चे की गर्दन पर तीर चलाना और हुसैन का उस झुलसती हुई रेत को खोद करके अपने नन्हे से बेटे को। इमाम हुसैन की इस कुर्बानी की दास्तान सुनाना राबिया को अच्छा लगता था। आने वाली पीढ़ियां याद रखें उस आदमी को जिसने गलत बात पर समझौता करने के बजाय मौत को चुन लिया। इस साल भी बुलावे बहुत आए, लेकिन उसने कोई ना कोई बहाना बना करके उन्हें नामंजूर कर दिया। मुहर्रम के 7 दिन उसने अकेले गुजार दिए, लेकिन आज उसकी छोटी नंद के घर पर मजलिस थी। इनकार कर पाना मुश्किल था। कागज कलम कलम ले करके वो बैठी तो थी कि क्या कहेगी, उसके कुछ पॉइंट बना ले, मगर बार बार उसके दिल में वही सवाल उठ रहा था, किसका शोक मनाने जा रही है, किसकी शहादत का बखान करेगी, किसकी मौत पर रोएगी, इमाम हुसैन की या वो उस किसान के लिए शोक मनाने जा रही थी जो अपनी जमीन पर बहती नहर से कुछ बूंदे अपने खेत के लिए मांगने गया था, जिसे अपनी जमीन का बंजर हो जाना मंजूर नहीं था, जिसने हाथ फैलाए भीख मांगी, गिड़गिड़ाया और जिसे पानी की जगह गोली मिली, जिसके जिस्म से खून बहुत कम रिसा और रेतीली जमीन ने उसे बहुत जल्द सोख लिया, जिसका बेटा एक ऐसी राह पर चल पड़ा था जिससे वापसी का कोई उपाय नहीं था, जिसकी शहादत का इतिहास गवाह नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी पैगंबर का नवासा नहीं था, एक अदना सा मामूली गरीब किसान था।